हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 12th क्लास फिजिक्स में वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 13 पढ़ने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक है प्रकाश को ध्रुवित करने की विधियां कितनी होती हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं प्रकाश का ध्रुवण, जिसमें पढ़ा हम लोगों ने कि ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, अध्रुवित प्रकाश क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि अध्रुवित प्रकाश का मतलब होता है जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग चलने की दिशा के लंबवत सभी संभव दिशाओं में होते हैं, उसको कहा जाता है अध्रुवित प्रकाश। ठीक है, और ध्रुवित प्रकाश किसको कहते हैं? जब वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग चलने की दिशा के लंबवत केवल एक ही तल में होते हैं या एक ही दिशा में होते हैं, तो उसको कहा जाता है ध्रुवित प्रकाश। लेकिन उत्पन्न कैसे करते हैं, ये भी हमने एक मेथड पढ़ा था कि जब किसी अध्रुवित प्रकाश को टूरमैलिन क्रिस्टल से गुजारते हैं तो उसमें एक ही दिशा में कंपन बसते हैं, बाकी सब दिशा में जो होने वाले कंपन है, विद्युत वेक्टर के कंपन है, वो सब रुक जाते हैं। तो एक मेथड वो था। और भी विधियां हैं कैसे ध्रुवित कर सकते हैं। तो एक विधि होती है परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, एक विधि होती है अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, तीसरी विधि होती है द्विअपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, और एक होता है द्विवर्णता द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, और एक होता है पोलराइड द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट विधियां हैं जिसको एग्जाम में आपको कैसे लिखना है ये हम भी बताएंगे आपको कि क्या भाषा लिखेंगे और क्या उसको एग्जाम में क्या किस टाइप का प्रश्न आ सकता है। तो इसमें आप ये मेथड देख सकते हैं। एक तो परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, ये इसमें सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर का नियम मतलब अपवर्तन प्रकाश का जो परावर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश कैसे उत्पन्न करते हैं, इसके लिए ब्रूस्टर ने एक नियम बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ा जाएगा। और अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण कैसे करते हैं, द्विअपवर्तन प्रकाश का ध्रुवण कैसे उत्पन्न किया जाता है, और द्विवर्णता द्वारा प्रकाश को कैसे ध्रुवित करते हैं, और पोलराइड द्वारा प्रकाश का ध्रुवण कैसे किया जाता है। तो इसमें 5 मेथड हमने बताए हैं, 5 में से 4 मेथड आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। और ये जो 5वां जो मेथड है पोलराइड द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, इसको हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ा जाएगा। ये अपने आप में एक अलग क्वेश्चन होता है कि पोलराइड किसे कहते हैं, पोलराइड का सिद्धांत क्या है और पोलराइड के क्या उपयोग है, तो इसको हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन 4 मेथड हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण ही है, बाकी छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जिनको हम लोग जान लेंगे, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। तो इसको नोट कर लीजिए कितने तरीके से प्रकाश को ध्रुवित कर सकते हैं। और हेडिंग लगाइए फिर नंबर 1, प्रकाश का जो ध्रुवण है वो परावर्तन द्वारा किस प्रकार से करते हैं, यानी लगाइए परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण या ब्रूस्टर का नियम। एग्जाम ब्रूस्टर के नियम से बहुत पूछा जाता है प्रश्न, ब्रूस्टर का नियम क्या है। ठीक है ना, तो ये ब्रूस्टर ने देखा ये कि जब कोई प्रकाश अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में, जैसे अगर हम ये बात करते हैं, ये एक ऐसी पृष्ठ सीमा है जो ऊपर दूसरा माध्यम है और नीचे दूसरा माध्यम, यानी कह सकते हैं कि एक पारदर्शी माध्यम हो गया। हमारे ऊपर ये वायु है, तो सीधा वायु हो सकता है, और ये हो सकता है कांच। पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, जल भी हो सकता है नीचे। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक थे पहले मेलस, उन्होंने देखा कि अगर कोई भी अध्रुवित प्रकाश इस पारदर्शी माध्यम पर आपतित होता है, तो पारदर्शी माध्यम कैसा प्रकाश आपतित होता है, अध्रुवित। उसका सिंबल भी हम लोगों ने बनाया था, जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन आप सभी दिशाओं में दिखा सकते हैं ऐसे। ठीक है ना, ये हमारा कौन सा प्रकाश हो गया, अध्रुवित प्रकाश। ठीक है, ये प्रकाश कैसा है, अध्रुवित प्रकाश हो गया। और जब यहां से दूसरे माध्यम में जाता है तो कोई भी पारदर्शी माध्यम पूरा प्रकाश को अपवर्तित नहीं करता। उसके 3 घटनाएं यहां पर होती हैं जब माध्यम चेंज होता है। एक तो इसका कुछ भाग तो परावर्तित हो जाता है, एक भाग कुछ जो भाग बचता है वो अपवर्तित हो जाता है। ठीक है ना, ये दूसरे माध्यम में चला जाता है। और बाकी जो तीसरा पार्ट बचता है वो कुछ उस पृष्ठ द्वारा अवशोषित हो जाता है। यानी जब भी कोई प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो उसमें 3 प्रकार की घटनाएं पॉसिबल हैं। उसके 3 पार्ट हो जाएंगे आपके प्रकाश के।
इसका एक पार्ट तो परावर्तित हो जाता है, एक पार्ट अपवर्तित हो जाता है, और शेष जो पार्ट बचा तीसरा वो उस पृष्ठ द्वारा अवशोषित हो जाता है। तो अगर हम ये कहें कि प्रकाश जो गिर रहा है इसका कुछ भाग परावर्तित हो गया, तो परावर्तित होगा तो परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए परावर्तित होता है। तो ये अभिलंब ड्रा कर ले हम लोग, ठीक है ना। ये क्या हो गया, अभिलंब। इसका कुछ पार्ट तो परावर्तित हो जाता है ऐसे, और इसका कुछ पार्ट जो है अपवर्तित हो जाता है, और बाकी शेष क्या होगा, अवशोषित हो जाएगा। तो अवशोषित से हमको यहाँ पर कोई लेना देना नहीं, कितना पार्ट अवशोषित हो गया है, ठीक है। अब परावर्तित अपवर्तित से लेना देना है। तो मैलस ने देखा कि जो परावर्तित और अपवर्तित जो प्रकाश होते हैं ये पूर्णतया ना समतल ध्रुवित होते हैं और ना अध्रुवित होते हैं, ठीक है ना। समतल ध्रुवित प्रकाश या ध्रुवित प्रकाश एक ही मतलब है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। समतल ध्रुवित प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश में क्या अंतर है, वो हमारे सिलेबस में समतल ध्रुवित प्रकाश का मतलब ध्रुवित प्रकाश ही है, ठीक है ना। आगे क्लासों में आप ध्रुवित प्रकाश के जब प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें फिर टाइप्स आ जाते हैं, लेकिन अभी हमको केवल समतल ध्रुवित प्रकाश से ही मतलब है। तो जो परावर्तित प्रकाश है वो भी आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाता है, और अपवर्तित प्रकाश है वो भी आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाता है। ये मैलस ने देखा, लेकिन बाद में जो ब्रूस्टर्स हैं उन्होंने देखा कि जो परावर्तित प्रकाश में जो ध्रुवित प्रकाश की मात्रा है वो डिपेंड करती है इस आपतन कोण पर। आपतन कोण का मान अगर हम चेंज करेंगे तो इसमें जो ध्रुवित प्रकाश है उसमें उसकी मात्रा भी चेंज होगी, ठीक है ना। अगर मान लो कोण थोड़ा बड़ा कर दिया तो हो सकता है ध्रुवित प्रकाश जो यहाँ पे जो परावर्तित प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश की मात्रा बढ़ जाए, ठीक है ना। और बढ़ा दिया हमने ध्रुवित प्रकाश की मात्रा और बढ़ जाए, ऐसे बढ़ाते चले तो एक कोण ऐसा आ जाएगा कि ये जो प्रकाश परावर्तित प्रकाश है ये पूर्णतया समतल ध्रुवित हो जाता है, ठीक है ना। किसने देखा सबसे पहले, ब्रूस्टर। मैलस ने तो कहा कि आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाता है, लेकिन वो ज्यादा आगे नहीं बता पाए। ब्रूस्टर ने कहा कि परावर्तित प्रकाश में जो ध्रुवित प्रकाश की मात्रा है वो डिपेंड करती है आपतन कोण पर, आपतन कोण पर, और एक विशेष आपतन कोण पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित हो जाता है। लेकिन अब जो अपवर्तित प्रकाश है ये हमेशा आंशिक रूप से ध्रुवित होता है, मतलब पूरी तरीके से ना ध्रुवित होता है ना अध्रुवित होता है। और लेकिन इसका मतलब आंशिक ध्रुवित प्रकाश वो लोग कैसे दिखाते हैं, इसमें हम लोग ये तुम्हारा इसमें विद्युत वेक्टर हमारे ऐसे हो रहे होंगे, ठीक है ना। आंशिक ध्रुवित होने का मतलब होता है इसमें भी इसका कुछ पार्ट ये ऐसे आंशिक रूप से ध्रुवित हो गया है। लेकिन ये जो प्रकाश है परावर्तित वाला ये पूर्णतया समतल हो जाता है, लेकिन इसके वैद्युत वेक्टर के जो कंपन है बचे हैं वो कैसे हैं, इस बोर्ड के तल के लंबवत वो वाले कंपन बचते हैं, बाकी सब इस तरफ आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो प्रकाश हमारा होता है इसको कहा जाता है समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश। और ये जो प्रकाश होता है कैसा है, ये आंशिक, आंशिक मतलब आधा, आंशिक रूप से ध्रुवित प्रकाश। तो जिस कोण पर ये पूर्णतया समतल ध्रुवित होता है उस कोण को कहा जाता है, या तो हम ब्रूस्टर कोण कह देते हैं, और ये तो कहा जाता है ध्रुवण कोण कहा जाता है, उसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो चित्र जो दिख रहा है आपको इस तरीके से बना लेना है, और इसके बारे में लिखेंगे कि हम लोग एग्जाम में अगर आ जाए तो ब्रूस्टर का नियम लिखिए। तो ब्रूस्टर के नियम लिखने के लिए आपको थोड़ी भाषा लिखनी पड़ेगी। क्या भाषा लिखेंगे, जब तो आप हेडिंग डाल लीजिए इसमें, और उसमें लिखेंगे जब अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच से परावर्तित होता है
होता है तो वह आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाता है। परावर्तित प्रकाश में ध्रुवित प्रकाश की मात्रा आपतन कोण पर निर्भर परावर्तित प्रकाश में ध्रुवित प्रकाश की मात्रा आपतन कोण पर निर्भर करती है। ठीक है ना। ये तो बताया किसने? ब्रूस्टर। ध्रुवित हो जाता अंश रूप से, ये तो बताया था मैलस ने, लेकिन उसका मान आपतन कोण पर निर्भर करता है, ध्रुवित प्रकाश का मान, तो ये बताया था ब्रूस्टर ने, इसलिए इसको ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। और आगे क्या लिखेंगे हम लोग? नया से लिखेंगे फिर, वह आपतन कोण जिसके लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है। वो आपतन कोण जिसके लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है, ब्रूस्टर कोण अथवा ध्रुवण कोण, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। ध्रुवण कोण, इसका सिंबल होता है आईपी, सफिक्स में पोलराइजिंग एंगल, यानी ठीक है ना, एंगल ऑफ पोलराइजेशन आईपी से रिप्रेजेंट कहते हैं। कहलाता है, तब सेंटेंस सही बनेगा। वही कहलाता है। ये डिफिनेशन आप कभी एग्जाम में आता है, ब्रूस्टर कोण या ध्रुवण कोण किसे कहते हैं, तो आप ये परिभाषा लिखेंगे, वह आपतन कोण जिसके लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है, ब्रूस्टर कोण अथवा ध्रुवण कोण कहलाता है। इसे हम लोग आईपी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आईपी हमने इस बनाया है, तो ये मान लो ध्रुवण कोण पर प्रकाश आपतित हो रहा है, तो परावर्तित प्रकाश इसका जो है पूर्णतः समतल ध्रुवित हो गया है। ठीक है ना। और ये अभी भी, ये जो अपवर्तित प्रकाश है अभी भी आंशिक रूप से ध्रुवित है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले। नोट कर लिया। अब जो ब्रूस्टर ने जो मेन बात आप बताई है, इसको नोट कर लें। उसके बाद फिर जो ब्रूस्टर ने जो असली बात जो बताई, वो ये बताई कि जब कोई प्रकाश किरण ध्रुवण कोण पर आपतित होती है, ठीक है ना, तो उस समय जो ध्रुवण कोण का जो मान होगा, या आपतन कोण का जो मान होगा, जिसको लोग ध्रुवण कोण कह रहे हैं, वो आपतन कोण और इस कांच का अपवर्तनांक, यानी जो भी पारदर्शी माध्यम यूज कर रहे हैं उसका अपवर्तनांक में एक संबंध बताया, उस संबंध को ही ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। तो ये उन्होंने, ब्रूस्टर ने क्या कहा, ध्रुवण कोण आईपी तथा पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक n में निम्न संबंध
होता है। संबंध क्या होता है? n इक्वल टू होता है 10i_p। ये जो संबंध होता है, इस संबंध को ही हम लोग कहते हैं ब्रूस्टर का नियम। यानी इस सूत्र को ब्रूस्टर का नियम कहते। तो ब्रूस्टर के नियम में आपको ये समीकरण ध्यान रखना है कि ब्रूस्टर के नियम का समीकरण क्या बनेगा। वो क्या समीकरण बताता है? ध्रुवण कोण और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन है ये बताता है। तो ये ब्रूस्टर का नियम अगर आता है तो बस यहाँ तक पर्याप्त है, ठीक है ना। लेकिन एक प्रश्न आता है बहुत इंपॉर्टेंट, वो आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है ना। एक प्रश्न के साथ जुड़ा है तो उसको नोट करें। इसको नोट कर लिए पहले ब्रूस्टर का नियम। अब देखिए इसमें प्रश्न एक आता है, ये प्रश्न क्या आता है, बहुत साथ में जुड़ा रहता है। सिद्ध कीजिए, प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि जब कोई अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में ध्रुवण कोण IP पर आपतित होता है, तो परावर्तित प्रकाश तथा परावर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण परस्पर लंबवत होती है। ये प्रश्न आता है एग्जाम में, बहुत पूछा गया। साथ में सिद्ध कीजिए कि जब कोई अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में ध्रुवण कोण यानी IP पर आपतित होता है, तो परावर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण परस्पर लंबवत होती है। ये जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, ये प्रूव करना है। ये हमारी परावर्तित किरण हो गई, ये अपवर्तित किरण हो गई, ठीक है ना। परावर्तित प्रकाश, परावर्तित किरण, और ये हमारी कौन सी है? अपवर्तित। हमने मान लिया प्रकाश में ध्रुवण कोण पर आपतित हो रही है, तो अब ये देखिए परावर्तन का नियम पालन करेंगे तो ये भी IP हो जाएगा, क्योंकि परावर्तित किरण आपतन कोण परावर्तन कोण ये हमेशा बराबर होते हैं परावर्तन के अनुसार। ये अगर IP है तो ये भी IP हो जाएगा। और ये जो अपवर्तन कोण है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? R, ठीक है ना। यहाँ हम लोग क्या मान लेंगे? R मान लेते हैं। ये एंगल हम लोग मान लेते हैं, एंगल हो गया ये एंगल, ये R मान लिया। तो अब जरा देखो इनमें R और IP में जरा रिलेशन निकालें, ठीक है ना। तो अब इसका उत्तर जरा देखो क्या लिखेंगे। स्नेल के नियम लगाओ जरा। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम क्या कहता है? N = sin I/sin R।
स्नेल का योग होता है। अब जरा यहाँ पर लागू करो, प्रकाश किरण कहाँ से जा रहे हैं, वायु से कांच में, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक n हमने मान लिया। आई आपतन कोण कितना है वो हमने क्या मान चला, क्वेश्चन दिया है कि आपतन कोण का मान क्या हो जाएगा, ध्रुवण कोण के बराबर आईपी, और अपवर्तन कोण को हमने आर मान रखा है साइन आर। इसको आप क्वेश्चन में डाल लीजिए, समझ गए ये, इसको नोट कर लो यहां तक। उसके बाद नोट कर लिया, उसके बाद अब हम यहाँ लिखेंगे, अब जरा ब्रूस्टर का नियम भी लागू होगा यहाँ पर, ब्रूस्टर के नियम से। ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है, n इक्वल टू 10 IP, या इसको लिख सकते हैं साइन IP अपॉन कॉस IP। ठीक है, इसको इक्वेशन डाल लीजिए, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, उसके हिसाब से। अब जरा समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 इनको जरा देखो, दोनों n इक्वल टू है, तो इसका मतलब दोनों के लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड बराबर हो जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, sin IP अपॉन sin R इक्वल टू, तो कर सकते हैं हम लोग साइन IP अपॉन कॉस IP, ऐसा कर सकते हैं। अब देखो इसको और सिंपलीफाई अगर किया जाए तो साइन IP से साइन IP कैंसिल हो जाएगा, इससे पार्ट कैंसिल हो गया, इसको रिवर्स करके लिख सकते हैं साइन R इक्वल टू कॉस IP, ऐसा लिख सकते हैं। या इसको और अगर सॉल्व करते हैं हम लोग, तो cos को लिखा जा सकता है साइन 90 माइनस IP, ऐसा लिख सकते हैं साइन 90 प्लस साइन 90 माइनस थीटा, cos थीटा के बराबर होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो दोनों साइन भी कैंसिल हो जाएगा, तो r इक्वल टू बचेगा 90 माइनस IP, या इसको लिख सकते हैं r प्लस IP इक्वल टू 90। ये जो रिलेशन आया है, ये रिलेशन बता रहा है कि जब IP और R ये दोनों का सम अगर 180 है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो पूरा एंगल हमारा कितना बन रहा होगा, 180 अंश, उसमें से ये दो पार्टों का योग हो गया 90, तो ये कितना बचेगा 90 डिग्री। तो ये हमारा कोण बच जाएगा 90 डिग्री, यानी परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण ये परस्पर लंबवत होती है। अतः परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती, इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। उसके बाद में हम लोग दूसरा मेथड पढ़ते हैं, अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। नोट कर लें इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रूस्टर का नियम, और ब्रूस्टर के नियम की सहायता से प्रूव करना रहता है कि परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती है। चित्र सहित आपको बनाना है। अब दूसरी विधि हम लोग पढ़ते हैं, नंबर 2, अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। अपवर्तन द्वारा प्रकाश का, ये इसका दूसरा मेथड हो गया। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसा ये अभी हम लोग देखा कि ब्रूस्टर ने कहा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी कांच की पट्टी पर ध्रुवण कोण पर आपतित होती है, तो वो परावर्तित जो प्रकाश होगा वो तो पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है, लेकिन जो अपवर्तित किरण होती है वो आंशिक रूप से ध्रुवित होती है। तो जो अपवर्तित किरण है अगर आंशिक रूप से ध्रुवित होती है, तो उसको दोबारा फिर अपवर्तन कराया जाए तो और आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाएगी, यानी और ज्यादा ध्रुवित हो जाएगी, फिर अपवर्तन कराया जाए अपवर्तित किरण का, तो और
ध्रुवित हो जाएगी। तो ऐसे कई जब कई प्लेटों से गुजारा जाएगा अपवर्तित किरण को, तो लास्ट में अपवर्तित किरण कैसी हो जाएगी, पूर्णतया समतल ध्रुवित। और परावर्तित वाले तो समतल ध्रुवित होती ही। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इस मेथड में कई इसमें हम कांच की समान मोटाई की पट्टियां लेते हैं। जैसे हमने एक पट्टी ले ली इतनी मोटी, कई पट्टियां लेते हैं, 2-3 से काम नहीं चलेगा, कई पट्टियां लेनी पड़ेंगी। और उन सभी पट्टियों से बारी बारी से प्रकाश का अपवर्तन कराया। जैसे एक पट्टी ये हो गई, उसके बाद इसी के नीचे दूसरी पट्टी हम रख दें, उसके बाद उसी के नीचे तीसरी पट्टी रख दें। ठीक है, इस प्रकार से ये कई बार अपवर्तन कराते हैं, तो लास्ट में जो निकलने वाला प्रकाश है वो समतल ध्रुवित हो जाए। जैसे ये प्रकाश की पट्टी हो गई। अब जरा हमारे और नीचे लगा, केवल 3 तो हम दिखा रहे हैं, बाकी लगा उसमें बहुत सारी सकते हैं पट्टियां लगानी पड़ती हैं हमको। एक पट्टी 2 पट्टी ध्रुवित नहीं होता है। ये हमारा प्रकाश कैसा है, अध्रुवित प्रकाश। सभी संभव दिशाओं में वैद्युत वेक्टर के कंपन होते हैं। ये अध्रुवित प्रकाश हो गया। जब हम इस वाली पहली वाली पट्टी पर जब हम अपवर्तित करेंगे, तो यहाँ पर आपतन कोण पर इसको आपतित करना है। तो इसका जो परावर्तित जो प्रकाश होगा वो तो पूर्णतया समतल ध्रुव होगा, जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन इस तल के लंबवत होंगे। तो ये परावर्तित प्रकाश तो पूर्णतया समतल ध्रुवित हो जाता है। लेकिन अपवर्तित जो प्रकाश होता है वो आंशिक रूप से ध्रुवित होता है। तो यहाँ तो आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाएगा ये। ठीक है, ये आंशिक रूप से ध्रुवित दिखा दिया हमने ऐसे। जब यहां अपवर्तन फिर होगा इस जगह, तो प्रकाश किरण फिर ये दूर थोड़ा हटेगी यहां से, ये भी आंशिक रूप से ध्रुवित ही रहेगी। आंशिक रूप से ध्रुवित प्रकाश, फिर यहां पर आपतन होगा और ये जो प्रकाश इधर जो जाएगी वो तो पूर्णतया समतल ध्रुवित हुई। कुछ पार्ट यहां से भी अलग परावर्तित होगा इसका, कुछ पार्ट इधर से भी परावर्तित हो जाएगा। परावर्तित प्रकाश तो समतल ध्रुवित रहेगा ही, और अपवर्तित ये आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाएगी ये। और मतलब आंशिक रूप मतलब आंशिक पहले से और ज्यादा ध्रुवित कह सकते हैं इसे। ठीक है ना, और इस प्रकार से। और ये लास्ट में यहाँ जब प्रकाश किरण जब पहुंचेगी तो यहाँ फिर अपवर्तन होगा। जब अपवर्तन होगा तो कुछ पार्ट यहाँ से परावर्तित हो जाएगा, ये तो समतल ध्रुवित रहेगा, ये आंशिक रूप से ध्रुवित रहेगा ये वाला प्रकाश। और इस यहाँ पर फिर अपवर्तन होगा तो इसका कुछ पार्ट तो यहाँ से परावर्तित हो जाएगा, यानी यहाँ से ध्रुवित प्रकाश मिल जाएगा हमको। और इसका ये जो परावर्तित प्रकाश है ये निकलते हुए सीधे यहाँ से ये ध्रुवित प्रकाश हमको मिल जाता है लास्ट में। ऐसे छन्ना, ये समझो छन्ना लगाते चले जा रहे हैं, और छान दिया और छान दिया, और लास्ट में हमको यहाँ पर ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश। लेकिन इसमें जो वैद्युत वेक्टर कंपन होते हैं वो इस बोर्ड के तल के समांतर, तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश हमको मिल जाता है। पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश, यहाँ पर हमको पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश मिल जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर ये मेथड कहलाता है, इसको कहा जाता है अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। ये तो अध्रुवित प्रकाश था, ये इधर यहाँ पर समतल ध्रुवित मिल गया, परावर्तित किरण हो गई, अपवर्तन हुआ, फिर ये फिर आंशिक ध्रुवित और ज्यादा ध्रुवित हो गई, फिर अपवर्तन हुआ और ज्यादा ध्रुवित हो गई, फिर अपवर्तन हुआ और ज्यादा ध्रुवित हो गई, अपवर्तन हुआ और ज्यादा ध्रुवित हो गई, और लास्ट में पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश मिल जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम इसको समझा सकते हैं कि अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण कैसे होता है। इसकी भाषा कैसे लिखेंगे ये हम आपको बता देते हैं। भाषा कैसे लिखी जाएगी, तो इसकी भाषा को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जब कांच की कई प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखकर, भाई ये कांच की प्लेटें हैं, ये भी कांच की प्लेट हो गई, ठीक है ना, और ये भी कांच की प्लेट, ऐसे कई प्लेटें रखी जाएंगी कांच की प्लेट, और
समांतर रखकर ऊपर की प्लेट पर अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवण कोण पर आपतित करते हैं। ये हमारा अध्रुवित प्रकाश है। अध्रुवित प्रकाश इस कोण पर आपतित करते हैं, ध्रुवण कोण पर आपतित करते हैं। तो अंतिम प्लेट से निकलने वाला जो प्रकाश है बार बार ध्रुवण होगा, बार बार ध्रुवित प्रकाश की मात्रा बढ़ती जाएगी हर अववर्तन में, लास्ट में हमको ध्रुवित प्रकाश मिल जाता है। ठीक है ना। निर्गत प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है और ये इस प्रकार से हमको समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो जाता है अपवर्तन द्वारा प्रकाश के धुआं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और चित्र बना लें। उसके बाद फिर तीसरा मेथड हम लोग पढ़ते हैं द्वि अपवर्तन द्वारा प्रकाश का धुआं। तो लगाइए, दूसरा मेथड है द्वि अपवर्तन द्वारा प्रकाश का धुआं। ये कौन सा मेथड है? द्वि अपवर्तन। द्वि अपवर्तन का मतलब होता है कुछ ऐसे क्रिस्टल होते हैं, अब वो कुछ क्रिस्टल बहुत सारे होते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, कैल्साइट होता है, टूरमलीन होता है, कुनैन आइडोसल्फेट होता है, ठीक है ना, और हर्पेथाइट होते हैं। ये ऐसे क्रिस्टल होते हैं जिनसे अगर प्रकाश को गुजारा जाएगा, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास वो क्रिस्टल है, ठीक है ना, ये मान लेते हैं कोई हमारे पास क्रिस्टल है, वो क्वार्ट्ज का भी हो सकता है, कैल्साइट का भी हो सकता है, टूरमलीन का भी हो सकता है, ठीक है ना, कुनैन आइडोसल्फेट का हो सकता है, हर्पेथाइट का हो सकता है। तो अगर इस पर अगर कोई प्रकाश किरण को आपतित किया जाए, कौन सी प्रकाश? अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश को अगर आपतित किया जाता है तो यहां से जैसे अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन होते ही इसमें दो किरणें विभक्त, दो किरणें मिल जाती हैं, एक किरण और दूसरी, दो किरणों विभक्त हो जाता है। यानी कुछ ऐसे क्रिस्टल होते हैं जिनमें जब कोई प्रकाश डाला जाता है तो वो दो अपवर्तित किरणों में विभाजित हो जाता है। और ये जो दो अपवर्तित किरणें होती हैं, ये जो आपतित प्रकाश, ये तो पूर्णतया हमारा अध्रुवित प्रकाश है, लेकिन ये जो प्रकाश दो पार्ट जो हो गए हैं उनमें से दोनों जो किरणें होती है पूर्णतया समतल ध्रुवित होती हैं। लेकिन पर दोनों में अंतर ये है कि एक के कंपन तल के लंबवत हो रहे होंगे और एक के कंपन तल के समांतर हो रहे होंगे, लेकिन दोनों किरणें होंगी कैसी? ध्रुवित। दोनों किरणें समतल ध्रुवित रहती हैं, लेकिन वैद्युत वेक्टर जो कंपन है वो परस्पर लंबवत, ये बोर्ड के समांतर इस किरण के और इसके तल के लंबवत, ये दोनों किरणें समतल ध्रुवित होती हैं। ये घटना कहलाती है द्वि अपवर्तन, और जिन क्रिस्टलों में ये गुण पाया जाता है उसको कहा जाता है द्वि अपवर्तक क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से अगर ये दोनों ध्रुवित प्रकाश है, अब दोनों में से किसी एक किरण को हम किसी विधि द्वारा रोक लें, ठीक है ना, तो दूसरी एक किरण जो निकल आएगी बाहर वो पूर्णतः समतल ध्रुवित मिलेगी हमको। तो इस प्रकार से हम प्रकाश को ध्रुवित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें सीधे ध्यान दो कि दो किरणें जो अपवर्तित हो जाती हैं वो पूर्णतः समतल ध्रुवित तो है, लेकिन ये जो अपवर्तित किरणें हैं दोनों अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करती हैं। एक किरण ऐसी है जो अपवर्तन नियम का पालन करती है और एक किरण ऐसी है जो अपवर्तन नियम का पालन नहीं करती है। तो जो पालन करती है उसे कहा जाता है साधारण किरण, यानी इसको ऑर्डिनरी रे कहते हैं, इसलिए उसको हम लोग नाम दे देते हैं ओ रे, ऑर्डिनरी रे, ठीक है ना। और दूसरी होती है जो अपवर्तन नियम का पालन नहीं करती है, उसे कहा जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, यानी असाधारण किरण, इसको हम लोग बोलते हैं ई रे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ये ऑर्डिनरी। ओ रे जो होती है इसको ये परावर्तन नियम को पालन करती है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी ई रे जो होती है वो
अपवर्तन नियम का पालन नहीं करती। ये अंतर है दोनों में, लेकिन दोनों होती समतल ध्रुवित ही है। अब बस एक किसी को एक को रोक लो तो दूसरी जो किरण मिलेगी वो ध्रुवित प्रकाश हमको मिल जाएगा, ध्रुवित होगी वो ध्रुवित प्रकाश हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं द्वितीय अपवर्तन द्वारा। ठीक है, क्लियर हो गया। तभी अगर कोई क्रिस्टल, ये वाले जो द्वितीय अपवर्तक जो क्रिस्टल होते हैं, इससे अगर किसी वस्तु को देखो तो उसको हमको दो वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। अगर क्रिस्टल आगे सामने लगा देखो किसी चीज को, तो कोई जगह एक रखी होगी तो हमको दो दिखाई पड़ेंगे। वो यही कारण होता है जिसमें दो अपवर्तन का ये दो किरणें विभक्त हो जाती है और दोनों अपने अलग अलग इमेज बनाती है। इस कारण से हमको दो इमेज दिखने लगते हैं। ठीक है ना। तो इसकी भाषा कैसे लिखेंगे ये हम आपको बता देते हैं एग्जाम में कैसे लिखा जाएगा। तो इसकी भाषा हम लोग लिख सकते हैं, कुछ क्रिस्टल जैसे कैल्साइट, क्वार्ट्ज, टूरमेलिन, टुनैन आइडोसल्फेट, अर्केथाइट आदि ऐसे कुछ क्रिस्टल हैं होते हैं कि जब इन पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, यानी कौन सी प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश, ठीक है ना, आपतित होती है, तो वह अब दो अपवर्तित किरणों में विभाजित हो जाती है। इस घटना को द्वि अपवर्तन कहते हैं। विभाजित होने घटना का कहते हैं हम लोग द्वि अपवर्तन कहते हैं। दो, ये एक किरण आपतित किरण हो गई, ये दो अपवर्तित किरण हो गई, ठीक है ना। ये हमारी आपतित किरण है, आपतित किरण हो गई, और दो ये हमारी अपवर्तित किरण हो गई। ठीक है, इस घटना को द्वि अपवर्तन कहते हैं तथा ऐसे क्रिस्टलों को द्वि अपवर्तक क्रिस्टल कहा जाता है जिनमें ये घटना होती है, दो अपवर्तित किरण विभाजित होने वाली। ये दोनों अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत तलों में पूर्णतया समतल ध्रुवित होती है। यानी दोनों किरणें कैसी होती हैं, समतल ध्रुवित होती हैं, बस दोनों के जो कंपन है वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं, एक तल के समांतर, एक तल के लंबवत। इन दोनों अपवर्तित किरणों में से एक को किसी भी द्वारा अलग कर दिया जाता है। तो एक किसी को अलग कर दो तो एक जो बचेगी वो पूर्णतः समतल ध्रुवित होगी। ठीक है ना। इस प्रकार से हम ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग लास्ट आज का मेथड पढ़ते हैं। नोट कर लो, इसको नोट कर लिया। और चौथा जो हमारा मेथड है वो है द्विवर्णता द्वारा, द्विवर्णता द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। ये कैसा देखिए मेथड है, द्विवर्णता एक द्विअपवर्तक क्रिस्टल का ही एक पार्ट है। द्विअपवर्तक जो क्रिस्टल होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन एक को किसी मेथड द्वारा रोकना पड़ता है, तब एक का जो बचती है वो बाहर निकलने वाली ध्रुवित प्रकाश बचती है। लेकिन कुछ क्रिस्टल होते हैं द्विअपवर्तक में भी, जैसे टूरमेलिन क्रिस्टल ज्यादा फेमस है। कैल्साइट और क्वार्ट्ज में ये गुण नहीं पाया जाता है। तो कौन सा गुण, जो दो में से किसी एक को अवशोषित कर ले, यानी एक किरण को अवशोषित कर ले अपने आप ही, रोकने ना पड़े किसी मेथड से, अपने आप अवशोषित कर ले, तो जो दूसरे किरण निकलेगी बाहर वो पूर्णतः समतल ध्रुवित होगी। तो ये जो मेथड कहलाता है उसको द्विवर्णता द्वारा प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। तो कैसे लोग दिखाएंगे इसको चित्र में, जैसे अगर मान लेते हैं ये हमारे पास कोई क्रिस्टल है, कैसा क्रिस्टल है, द्विअपवर्तक क्रिस्टल, ठीक है ना। द्विअपवर्तक जो क्रिस्टल होगा उसमें क्या होगा, दो किरणें विभाजित हो जाएंगे। जैसे मान लेते हैं एक प्रकाश किरण हमारे पास है, एक प्रकाश किरण ये आपतित हुई हमारी, ठीक है ना, और ये कैसी किरण है हमारी, अध्रुवित प्रकाश है, प्रकाश किरण आपतित हो रही है। अब इसके दो पार्ट हो गए, ठीक है ना, दो पार्ट में डिवाइड हो गए प्रकाश किरण ये। तो एक तो समतल ध्रुवित जो प्रकाश होगा, दोनों समतल ध्रुवित होते हैं, बस दोनों के जो कंपन है वो तल के लंबवत रहेंगे, और ये तल के लंबवत वाली भुजा हो गई, ठीक है ना, प्रकाश किरण हो गई। उसमें होता क्या है कि
एक प्रकाश किरण ये इस क्रिस्टल और अवशोषित कर ली जाती है, ठीक है ना। तो जो अवशोषित कर ली जाती है तो अवशोषण की इस घटना को कहा जाता है द्विवर्णता कहते हैं। ये अवशोषण क्रिस्टल द्वारा एक किरण को अवशोषित करने का जो गुण होता है उसको क्या कहते हैं, द्विवर्णता, ठीक है ना। तो कैसे अवशोषित कर रही थी, प्रकाश किरण ये एक किरण जो इस क्रिस्टल के अक्ष के जो लंबवत होंगे तल, जो कंपन बचेंगे उसको धीरे धीरे ये अवशोषित कर लेती है। ऐसे धीरे धीरे अवशोषण होगा इसका और ये जाकर के धीरे धीरे ये खत्म। और ये जो प्रकाश किरण जो जा रही है ये सीधे बाहर निकलती है और ये पूर्णतया समतल ध्रुवीय प्रकाश हमको बाहर प्राप्त हो जाता है। इसको हमको किसी दूसरी मेथड से रोकने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये कौन से क्रिस्टल होते हैं, टूरमैलिन क्रिस्टल हो गया, ये कुनैन आयोडोसल्फेट या हर्पेथाइट, ये बहुत ही एक द्विवर्णक क्रिस्टल होते हैं। ये क्या होते हैं, अपने ऊपर गिरने वाले आध्रुव प्रकाश में से दो किरणों को डिवाइड तो करते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसमें से एक को ये अवशोषित कर लेते हैं पूर्णतया और एक को बाहर निकाल देते हैं जो पूर्णतया समतल ध्रुवित होती है। ये हमारा आध्रुवित प्रकाश हो गया। और ये जो है इसको हम लोग कहेंगे समतल ध्रुवित प्रकाश। और ये अवशोषित हो जाती है प्रकाश किरण। ये प्रकाश किरण ऐसी हो गई अवशोषित, ये प्रकाश किरण हमारी अवशोषित हो जाती है। तो ये जो मेथड है इसको हम लोग कहते हैं द्विवर्णता द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, ठीक है। इसकी भाषा हम लोग कैसे लिखेंगे, ये भाषा हम लोग लिखवा दें आपको। तो इसकी भाषा को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कुछ अपवर्तक क्रिस्टल जैसे टूरमैलिन, कुनैन आयोडोसल्फेट, हर्पेथाइट, जैसे क्वार्ट्ज और कैल्साइट बताया था, इनमें ये गुण नहीं पाया जाता है। ऐसे होते हैं जिनमें ये दो अपवर्तित किरणों में से एक को अवशोषित कर लेते हैं। क्रिस्टलों द्वारा अवशोषण के इस गुण को द्विवर्णता कहा जाता है, ठीक है ना। तो जो हम लोग इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में बस इतना लिखना पर्याप्त होगा। और अगले वाले वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे फ्लोराइड, तो फ्लोराइड इसी सिद्धांत पर कार्य करने वाला उपकरण होता है, द्विवर्णता के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है ना। कैसे काम करता है, क्या उसकी संरचना है, कार्यविधि क्या है, क्या यूजेज है, ये हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। इसको नोट कर लीजिए। और आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। अगली क्लास में हम लोग फ्लोराइड के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे जो नए वीडियो अपलोड हो उसी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।